गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ बिहार एसएससी का सेट 23। लगातार वे मैं आपके पास तक जा रहा था। उसी तरह से 30 प्रश्न का सेट रहता है बिहार एसएससी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। आपके लिए जाता है जो एग्जाम में पूछे कि 25 क्वेश्चंस साइंस से एटलीस्ट रहते हैं। क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में सेट से ही आएगा, इससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। चलिए तो आज हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं कुछ एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। यानी क्या है मोटिवेशनल शायरी? न दर्द न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न दर्द न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, आंधी भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। ठीक है, तो यानी जब आपको लक्ष्य पाने के प्रति, लक्ष्य के प्रति आप उत्साह, एनर्जेटिक होते हैं, तो कोई भी बाधा आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में रोकता नहीं है। इसीलिए न दर्द न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, आंधी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी तरह से है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आई बात समझ में? यानी जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आइए हम लोग बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करते हैं। 30 प्रश्न का सेट आपके पास जाता है, ठीक है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडेड रहते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या प्रश्न है? कह रहा है क्या महिला रोगाणु कोशिका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि महिला कहे या पुरुष कहे, जो गुणसूत्रों की संख्या महिला में होती है वही गुणसूत्रों की संख्या पुरुष में होती है। वो अलग अलग बात है कि जर्म सेल कह दे या फिर कह दे कि हेपेटिक सेल में कितना होता है, मतलब लीवर में कितना होता है, किडनी में कितना होता है, लंग्स में कितना होता है, हृदय में कितना होता है, तो क्रोमोजोम उतना ही होता है। नाम से भटकिएगा नहीं। तो इसका महिला रोगाणु कोशिका में जो है जर्म सेल जो होता है, ठीक है, वो 23 पेयर होता है। कितना होता है? 23 होता है, 23 जोड़ी। ठीक है ना? चलिए, आई बात समझ में? अगर 23 जोड़ी इसमें लिखा हुआ नहीं है तो टोटल कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि 46 भी ऑप्शन में है, 46 भी ऑप्शन में है। जोड़ी की बात कर ले तो 23 पेयर, यानी सिंगल की बात कर ले तो आपके पास जो आंसर होगा कितना होगा? 46 क्रोमोजोम होगा। सबसे बड़ी बात इसके बारे में जानिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, यानी क्रोमोजोम गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र कहां पाया जाता है, तो सबसे पहले याद रखिए गुणसूत्र कहां पाया जाता है। तो गुणसूत्र जो है पाया जाता है केंद्रक में। कहां पाया जाता है? केंद्रक में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र का सबसे पहले खोज किसने किया है। ठीक है, गुणसूत्र का सबसे पहले खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा पार्थर फ्लेमिंग है। सबसे पहले गुणसूत्र का खोज किसने किया है? पार्थर फ्लेमिंग। पार्थर फ्लेमिंग ने खोज किया था। लेकिन गुणसूत्र खोजा तो जरूर गया था, लेकिन नामकरण इसके द्वारा नहीं किया गया था। तो आपसे यह पूछेगा कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, तो आप याद रखिएगा डब्ल्यू वोल्डेयर। यानी नामकरण शब्द, यानी गुणसूत्र शब्द, क्रोमोजोम शब्द किसने दिया? क्रोमोजोम शब्द जो है, यानी क्रोमोजोम का डिस्कवरी मैंने पहले बताया कि एक, यानी वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका में ऐसा होता है जिसके कारण ही बच्चों में, यानी क्या कहते हैं, जेनेटिकली हेरिडिटी होता है, उसमें कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है, उसको क्रोमोजोम कहा जाता है। लेकिन क्रोमोजोम नाम नहीं दिया गया था कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बोला गया था, नाम नहीं बोला गया था। तो जेनेटिक मटेरियल बोलने वाले आपके पास है पार्थर फ्लेमिंग, ठीक है, और इस जेनेटिक मटेरियल का क्रोमोजोम नाम देने वाले जो है डब्ल्यू वाल्डेयर है। क्या है? डब्ल्यू वाल्डेयर। ये याद रखिएगा, याद रहेगा। यानी क्रोमोजोम नाम देने वाला कौन? डब्ल्यू वाल्डेयर। क्रोमोजोम का डिस्कवरी करने वाला कौन? पार्थर फ्लेमिंग। आई बात समझ? कहां पाया जाता है? ये गुणसूत्र में पाया जाता है, और इसी में ही टोटल आपका जो होता है जीनोम पाया जाता है। यानी एक जीन में जितना जो है, एक क्रोमोजोम में टोटल नंबर ऑफ जीन जो अब प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग जीनोम कहते हैं। मतलब क्रोमोजोम में जितना नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग जीनोम कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए जीन की बात कर लेते हैं। जीन का खोज किसने किया है?
तो जीन का खोज फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। तो जीन का भी खोज किसने किया है? जॉर्ज मेंडल साहब ने किया है। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। मुख्य बात एक याद रखिएगा कि सेपरेशन किया गया है, मेल हो या फीमेल, मेल हो या फीमेल, इसमें 22 क्रोमोजोम जो होता है वो अपना होता है, ऑटो क्रोमोजोम के नाम से जाना जाता है, ऑटो क्रोमोजोम के। और एक पेयर ही जो क्रोमोजोम होता है, एक पेयर क्रोमोजोम, वो 6 क्रोमोजोम के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। मतलब महिला हो या पुरुष 22 क्रोमोजोम समानता होते हैं, और एक ही क्रोमोजोम जो होता है, यानी एक पेयर क्रोमोजोम, एक जोड़ी क्रोमोजोम गुणसूत्र जो होता है वो आपका अलग होता है, जिसके कारण मेल और फीमेल होते हैं। राइट, चलिए यहां तो आपको समझ में आया होगा। प्रश्न उलझा सकता है, प्रश्न घुमा सकता है, कहीं किडनी का नाम रख देगा, कहीं हृदय का नाम रख देगा, कहीं लंग्स का नाम रख देगा, कहीं फेफड़ा का नाम रख देगा, तो घबराइएगा नहीं। उसमें गुणसूत्र जो है 46 और जोड़ी में बात करें तो 23 पेयर जोड़ी होती है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। मटर के पौधे में कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। देखिए, मटर के पौधे में कैरेक्टर रिसेसिव को बोला जाता है, अप्रभावी भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। रिसेसिव को दूसरा नाम अप्रभावी भी बोला जाता है। अप्रभावी मतलब ये अपना कैरेक्टर शो नहीं करता है, इसी को अप्रभावी कहते हैं। और अप्रभावी, अगर आप जेनेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आपका झुर्रीदार बीज है, रेस्ट्रिक्टेड सीड्स है, कंस्ट्रिक्टेड सीड्स, झुर्रीदार सीड्स। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेंडल जो है, मेंडल साहब ने मटर के 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया। कितने कैरेक्टर्स पे? 7 कैरेक्टर्स पे। और मेंडल ने कैरेक्टर्स नहीं यूज किया था, ट्रेट्स यूज किया था, ये याद रखिएगा। यानी कैरेक्टर, लक्षण का मत जो है, लक्षण या ट्रेट्स दोनों का मतलब सेम ही होता है। लेकिन मेंडल साहब जब आप स्टडी कर रहे थे जेनेटिक्स के बारे में, तो वहां पे कैरेक्टर शब्द यूज ना करके ट्रेट शब्द यूज किया गया था, ये याद रखिएगा। कैरेक्टर बाद में आया है, कैरेक्टर बाद में आया है। और मटर के 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया गया। कितने कैरेक्टर पे? 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया गया है। मटर के कौन कौन? तो 7 कैरेक्टर्स आप जो है इधर थोड़ा हम लिख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद इस पे आंसर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। चलिए, 7 कैरेक्टर कौन कौन है? एक तरफ लिखते हैं हम कैरेक्टर, एक तरफ लिखते हैं कैरेक्टर, लक्षण या ट्रेट आप कह लीजिए, और एक तरफ लिखते हैं प्रभावी, जिसको आप डोमिनेंट कहोगे, डोमिनेंट। और एक तरफ लिखेंगे हम अप्रभावी, जिसको आप रिसेसिव कहोगे। ठीक है, चलिए मैं चाहता हूं कि सेट के ही माध्यम से आप तक कंसेप्ट पहुंच जाए और एक भी प्रश्न गलती ना करे, आसानी से मार्क्स चुरा ले जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं तो बहुत हद तक आपका लेवल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। किसी भी एग्जाम के लिए जो विज्ञान की आप सेट बनाएंगे, और सेट क्या कहते हैं, किसी भी एग्जाम में आज आप अपेयर होंगे तो विज्ञान से एक भी प्रश्न आपका गलती ना होगा। 7 कैरेक्टर्स कौन कौन है? सबसे पहले लेंथ ऑफ प्लांट्स, लेंथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की लंबाई, ये आपका कैरेक्टर्स था। दूसरा क्या था? फ्लावर पोजीशन, फूलों की उपस्थिति, स्थिति, फ्लावर पोजीशन। तीसरा था फ्लावर कलर, ठीक है। चलिए, चौथा था शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। तीसरा है, चौथा, पांचवा है शेप ऑफ पॉड। पॉड उसको बोलते हैं जिसमें बीज रहता है, ठीक है, जिसमें बीज रहता है उसी को हम लोग पॉड कहते हैं। 6 कैरेक्टर आपका हो गया। कलर ऑफ कोटिलेडन, कलर ऑफ कोटिलेडन, कलर ऑफ कोटिलेडन। और 7वां है कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड। चलिए अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ प्लांट की। बात करिएगा तो ये आपका टॉल, डोमिनेंट में जो प्रभावी होगा टॉल, और जो रिसेसिव होगा वो नाटा, मतलब ड्वार्फ हो जाएगा, रिसेसिव, ये याद रखिएगा। चलिए अब यहीं भी बात करते हैं फ्लावर पोजीशन की। तो फ्लावर पोजीशन जो होता है एक्सियल और टर्मिनल होता है, यानी रिसेसिव में जो होगा वो टर्मिनल होगा, और डोमिनेंट में यानी प्रभावी में जो होगा कैसा होगा? एक्सियल होगा। फ्लावर कलर तो आपने पढ़ा होगा, फ्लावर कलर कैसा होता है बताइए? वायलेट, यानी डोमिनेंट में जो होगा वायलेट होगा, ठीक है।
और आपकी इसकी बात कर ले अगर हम लोग रिसेसिव में, तो रिसेसिव में जो होगा कलर फ्लावर का ये वाइट होगा, उजला। ठीक है, चलिए शेप ऑफ सीड जो है आप देखे होंगे राउंड गोल भी होता है, तो यानी डोमिनेंट में हो जाएगा राउंड, और रिसेसिव अप्रभावी होगा रिंकल्ड, सिकुड़ा हुआ। इसी को आप झिर्रीदार कहते हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा था। ठीक है, अप्रभावी बोले या रिसेसिव बोले घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए शेप ऑफ पॉड, तो शेप ऑफ पॉड आपने देखा होगा। ठीक है, शेप ऑफ पॉड जो है आप देखे होंगे, कैसा देखे होंगे, फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, चलिए कलर ऑफ कोटिलेडन देखे होंगे आप, येलो या ग्रीन, येलो या ग्रीन। कोटिलेडन, कोटिलेडन उसको कहते हैं जिसमें फल होता है पत्ती के साथ, जो डंठल होता है ना, उसी को कहते हैं। जब ताजा होता है तो उस समय हरा होता है, जब सूखने लगता है तो येलो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए कलर ऑफ पॉड। तो कलर ऑफ, जब ताजा फल रहेगा, आप मटर देखे होंगे मार्केट से खरीदे होंगे, तो ताजा में रहता है ग्रीन, सूखने के बाद हो जाता है येलो। सूखने के बाद क्या हो जाता है, सूखने के बाद हो जाता है येलो, सूखने के बाद हो जाती, जा मिट गया। मतलब आप 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यानी रिसेसिव समझ गए आप। रिसेसिव जो है आपके पास, रिसेसिव समझे, वो मिट गया था इसके लिए सॉरी, चला गया। यानी अप्रभावी उसको कहते हैं जो रिसेसिव होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अप्रभावी किसको कहते हैं, जो रिसेसिव होता है। तो ये हमारा पीला बीज जो है ये हमारा प्रभावी है, डोमिनेंट है। राउंड सीड जो है ये हमारा जो है डोमिनेंट है। हरी फली जो पॉड ऑफ शेप जो हमने बताया आपका, पॉड ऑफ शेप जो स्टार्टिंग में होता है, मार्केट से अभी खरीदेंगे तो हरा निकलेगा। जहाँ पे सीड होता है उसी को हम लोग कहते हैं पॉड। क्या कहते हैं, पॉड। जो छिलका होता है, छिल करके आप दाना निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉड, उसी को हरी फली कहा जाता है। मतलब फली, यानी फली का कलर कैसा होता है, हरी। जब ये सूख जाता है तो ये हो जाता है येलो। जो सूखने के बाद जो है वो कहलाएगा हमारा रिसेसिव, ताज़ा है वो हमारा कलर है डोमिनेंट, जो कलर दिखा रहा है। ठीक, जो बाद में आएगा उसे हम लोग रिसेसिव कहेंगे, जो पहले दिख रहा है उसे हम लोग डोमिनेंट कहेंगे। इतना बात याद रखिएगा। झुर्रीदार बीज ये आपका जो है रिंकल सीड्स है, यही आपका जो है रिसेसिव है, बाद में आता है। ठीक है, तो पहले कौन कौन आया समझ में आ गया। ठीक, डोमिनेंट रिसेसिव तो मिट ही गया, इसको लिखेंगे तो फिर लंबा समय हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। टोटल 7 कैरेक्टर्स है। ठीक है, और उसके बाद टोटल 7 क्रोमोजोम भी है, ये याद रखिएगा। यानी पी प्लांट्स में टोटल कितने क्रोमोजोम, तो पी प्लांट्स में टोटल 7 क्रोमोजोम है और 7 कैरेक्टर्स भी है। ठीक है, जो पहले दिखता है उसे हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, जो बाद में दिखता है उसे हम लोग रिसेसिव कहते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न में आते हैं। हम लोग इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है, तो आप बताइए मुझे कौन सा है जो पुरुषों में पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि वाई क्रोमोजोम जो है ओनली पुरुष में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। हाँ, यहीं पे एक हम बात कर ले अगर क्रोमोजोम की, तो एक्स क्रोमोजोम ज्यादा होता है या वाई क्रोमोजोम, तो एक्स क्रोमोजोम अधिक होता है। क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम अधिक होता है और वाई क्रोमोजोम क्या होता है, कम होता है। यहीं पे आपसे अगर एक प्रश्न ये भी बन सकता है क्रोमोजोम गुणसूत्र के बारे में, कि सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन है, सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन है और सबसे छोटा गुणसूत्र कौन है। सबसे बड़ा गुणसूत्र, ठीक है, और सबसे छोटा गुणसूत्र, सबसे छोटा गुणसूत्र कौन है, तो सबसे बड़ा गुणसूत्र ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा गुणसूत्र जो है लैम्ब्रस है। क्या है, लैम्ब्रस। और सबसे छोटा जो गुणसूत्र है आपका एस्केरिस है। क्या है, एस्केरिस। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन, लैम्ब्रस, और सबसे छोटा कौन है, एस्केरिस है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। और गुणसूत्र में एक्स ज्यादा है या वाई ज्यादा है, तो एक्स ज्यादा होता है, वाई कम होता है। चलिए विटामिन निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी होता है, तो ये याद रखिएगा अमरूद में विटामिन सी होता है। विटामिन सी के बारे में याद रखिएगा कि विटामिन सी जो होता है ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, चलिए दूसरा बात, इसमें जो होता है यानी विटामिन सी में इम्यून बूस्टर टेंडेंसी होता है, और ये विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, ये याद रखिएगा, जल में घुलनशील होता है।
ठीक है, जल में घुल जाता है। विटामिन सी एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है, ठीक है। और जितना भी ये साइट्रस फल है उसमें पाया जाता है। और विटामिन सी का अनदर नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए यहां पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि टेरिडोफाइटा कहते किसको है। तो टेरिडोफाइटा उसको कहते हैं जिसमें जड़, तना और पत्ती हो, उसी को हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा। मतलब वैसा पौधा का वैसा समूह, वैसा ग्रुप जिसमें जड़ भी वेल डेवलप हो, तना भी वेल डेवलप हो और उसमें पत्ती भी पाया जाता हो, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है। फ्यूनेरिया नहीं है, फ्यूनेरिया एग्जाम्पल टेरिडोफाइटा का नहीं है, ये एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा का है। किसका है? ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टेरिडोफाइटा कहते किसको है, तो पौधे की वह समूह जिसमें जड़, तना, पत्तियां पाई जाती है लेकिन फल नहीं आता है, न फल न फूल आता है, इसी को हम लोग टेरिडो यानी पौधे का छोटी ब्रांच है, स्मॉल प्लांट्स होता है लेकिन उसमें तना भी होते हैं, जड़ भी होता है और पत्ती भी होता है। ठीक वही बात हम लोग कर ले ब्रायोफाइटा की। किसकी बात कर ले? ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा में जो है न ही जड़ होता है, न ही तना होता है, न ही पत्ती होता है, वैसे पौधे को हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग बात कर ले थैलोफाइटा की। तो थैलोफाइटा जो होता है यानी ब्रायोफाइटा समझ में आ गया, न जड़, न तना, न पत्ती, यानी सिर्फ एक क्या दिखता है, एक मोसेस वगैरह का ही सिर्फ कुछ है, उसमें पत्ती न दिखेगा, न जड़ दिखेगा, उसी को हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। ठीक इसी में एक आता है थैलोफाइटा। क्या आता है? थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा ठीक उसी तरह से है जो ब्रायोफाइटा है, लेकिन इसमें जो है जड़ नहीं होता है, थैलोफाइटा में जड़ नहीं होता है बट तना होता है, इसी को हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। और इसी में एक चीज आता है, क्या आता है? फेनरोगैमी। क्या आता है? फेनरोगैमी आता है। तो फेनरोगैमी ये याद रखिए। तो एग्जांपल में थैलोफाइटा का मैं बता दूं, थैलोफाइटा का एग्जांपल हो गया आपका अलगी, ठीक है, अलगी हो गया, लाइकेन हो गया, ये सब याद रख लीजिएगा। थैलोफाइटा का एग्जांपल अलगी, लाइकेन, फंगस भी हम लोग लिख सकते हैं, फंगस। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कायिक कवक होता है, स्लाइमोट्स के भी नाम से जान सकते हैं हम लोग, स्लीमोट्स। ये एग्जांपल है किसका? याद रखिएगा थैलोफाइटा का एग्जांपल। यानी अलगी किस में आता है? थैलोफाइटा में। लाइकेन किस में आता है? थैलोफाइटा में। और फंगस किस में आएगा? थैलोफाइटा में। स्लेमोट्स किस में आएगा? थैलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा का एग्जांपल आपको आ गया, फ्यूनेरिया आ गया, मर्जेंसी आ गया, ये याद रखिएगा, मॉस आ गया, लिवरोट्स आ गया। मतलब ब्रायोफाइटा का एग्जांपल कौन हो जाएगा? लिवरोट्स, मॉसेस, मर्चेंसिया, फ्यूनेरिया, ठीक है, ये सब आपका एग्जांपल जो है किस में आ जाएगा? आपका ब्रायोफाइटा का एग्जांपल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए इसी में एक चीज आता है फेनरोगैमी, फेनरोगैम्स। इसके दो बेटा कौन कौन? आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक, फेनरोगैम्स उसको कहते हैं पौधे का वो पार्ट्स जिसमें जड़, तना और पत्ती तो होंगे ही होंगे, साथ में फल भी आएगा और फूल भी आएगा, जिसमें फल के बाद फूल आता है, फूल के बाद फल आता है, उसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। और जिसमें विदाउट फ्लावरिंग फल आता है, फ्रूट्स आते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। आई बात समझ में? यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पौधे का बड़ी जाति का है जिसमें जड़, तना और पत्तियां वेल डेवलप होते हैं, और इसमें फल भी देखने को मिलता है और फूल भी देखने को मिलता है, जिसमें फल और फूल दोनों आते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, जिसमें एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, और जिसमें सिर्फ फल आते हैं उसी को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। थोड़ा मिस्टेक हुआ क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म बोलना चाहिए हम एंजियोस्पर्म बोल दिए हैं। मतलब एंजियोस्पर्म पौधे का वह ग्रुप है, वह समूह है जिसमें फल और फूल दोनों देखने को मिलते हैं। और जिम्नोस्पर्म की बात कर ले अगर हम, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ फल आते हैं, फूल नहीं आते हैं। एंजियोस्पर्म फल और फूल दोनों, और जिम्नोस्पर्म ओनली फॉर फल आते हैं, ये याद रखिएगा। तो आज के बाद से
इससे संबंधित आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। टेरिडोफाइटा का जो भी एग्जाम्पल, ये सब टेरिडोफाइटा का है। फिनेरिया किसका एग्जाम्पल? ब्रायोफाइटा का। मॉस किसका एग्जाम्पल? ब्रायोफाइटा का। मर्सेंसिया किसका एग्जाम्पल? ब्रायोफाइटा का। लिवरोड्स किसका एग्जाम्पल? ब्रायोफाइटा का, ये याद रखिएगा। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल अलगी, लाइकेन, फंगस, लेमोट्स, ये सब आपका किसमें? थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आज आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? तो इमल्सन कहते क्या? जो जिसमें दो लिक्विड समानता मिक्सअप हो, मिश्रण हो, और दोनों लिक्विड एक जैसा प्रतीत हो, दोनों को सेपरेट करना संभव नहीं, अलग मुश्किल हो, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। और इमल्सन का उदाहरण है दूध। क्या है? इमल्सन का उदाहरण है दूध। बादल और कुहासा की बात कर ले, बादल और कुहासा, तो इसको हम लोग कहते हैं एरोसॉल। किसका उदाहरण है ये? एरोसॉल का उदाहरण है। ठीक है, एरोसॉल का उदाहरण कौन कौन है? बादल और कुहासा एरोसॉल का उदाहरण है, और दूध जो है ये इमल्सन का एक उदाहरण है। राइट, चलिए लैक्टिक अम्ल समानता डैश में पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल बताइए, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, ये हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बता करके हूं ऑलरेडी। मैं देखता हूं कि आपको याद है या नहीं। अगर आप लगातार वे में वीडियो को देखे होंगे या देख रहे होंगे तो संभव है कि इसका प्रश्न आपको आ रहा होगा, और आता ही होगा, उम्मीद है। चलिए, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता था? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखिएगा, एसिटिक एसिड। यही बात अगर हम लोग कर ले टमाटर की, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, यहां पे बात करें जीरा में, तो जीरा में एसिड नहीं पाया जाता है, लेकिन ये बहुत रामबाण है। क्या है? बहुत रामबाण है, बहुत कारगर है ये। ठीक है, अगर आपके सीने में जलन हो, जीरा पानी पी लीजिए, आराम मिलेगा। दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन हो, वोमिटिंग जैसा उल्टी हो रहा है, तो आप जीरा पानी पी लीजिए। मतलब जीरा पानी, इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रचुर मात्रा में इम्यून बूस्टर होता है, और प्रचुर मात्रा में ये आपका रिलैक्स मतलब एंटासिड का काम करता है, एसिडिटी को दूर करने का भी काम करता है। अगर आपका सीने में जलन, तकलीफ, कॉन्स्टिपेशन अगर आ रहा है, कब्जियत, वोमिटिंग जैसा फील कर रहा है, तो आप जीरा पानी को पी लीजिए। बहुत रिलैक्स फील करिएगा, बहुत आराम मिलेगा। तो ये बहुत ही कारगर जीरा जो है रामबाण है। आए बात समझ में? चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनेलिडा संग डैश का उदाहरण है? तो एनेलिडा उसी को कहते हैं जिसके शरीर में जो होता है, मतलब गांठ नुमा बना होता है, उसी को हम लोग एनेलिडा कहते हैं। और एनेलिडा का दो एग्जाम्पल बहुत फेमस है, कौन कौन? जोंक और केचुआ, अर्थवर्म एंड लीच, जोंक और केचुआ, ये याद रखिएगा, दो एग्जाम्पल बहुत फेमस है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनेलिडा का आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलिए, कंगारू की बात करिएगा तो कंगारू मैमल्स में चला जाएंगे, क्योंकि ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, चल, एनेलिडा समझ में आ गया। एनेलिडा उस फैमिली, उस प्राणी का फाइलम है, यानी फाइलम को डिवीजन, यानी फाइलम उसको कहते हैं जिसके तहत, यानी क्लास है, ठीक है ना, किंगडम क्लास जो होता है, बंटवारा किया जाता है, जिसमें उससे संबंधित कैरेक्टर्स पाए जाए, उसी को हम लोग फाइलम कहते हैं। और फाइलम एनेलिडा में आने वाला हमारा कौन है? केचुआ है, और लीच है, जोंक है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। कह रहा व्हाट आर द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ एन अमीबाज बॉडी विच कैन अपीयर एंड डिसअपीयर नॉन एज, इसी को हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं? सीडोपोड। यानी अमीबा में जो है, अमीबा में जो भोजन यानी लाने का जो स्रोत है, अमीबा भोजन कैसे लाता है? तो सीडोपोडिया की जरूरत आता है। सीडोपोडिया क्या है? तो सीडोपोडिया जो है एक झूठी पैर है। क्या है? एक झूठी लेग है, झूठी पैर है, याद रखिएगा। सीडोपोडिया क्या है? एक झूठी पैर है, और इसी के मदद से जो है अमीबा भोजन को शिकार करता है, भोजन मतलब भोजन तक पहुंचता है, और भोजन को लाकर कहाँ रखता है? भोजन रसधानी में लगता है। कहाँ रखता है? भोजन रसधानी। भोजन रसधानी आपको जरूर अचंभित किया होगा कि आखिर ये कौन सा नाम है। तो ये कोई नया नाम और कोई बला नहीं है, वैक्यूल्स को ही भोजन रसधानी के नाम से जाना जाता है।
हम लोगों में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लियस जो होता है वो फिक्स होता है। पौधे में वैक्यूल्स पाया जाता है, इसलिए उसमें केंद्रक जो होता है फ्लैक्चुएट करते रहता है, इधर उधर चेंज होता है। एक प्रश्न बन गया आपका यहाँ मजाक में एक प्रश्न बन गया। क्या प्रश्न बना कि आखिर क्या वजह है कि पौधे में केंद्रक जो है चेंज करते रहता है, स्थान परिवर्तन करते रहता है। तो याद रखिएगा उसके अंदर वैक्यूल्स का उपस्थित होना। और हम लोगों के अंदर केंद्रक स्थित होता है क्योंकि हम लोग के पास वैक्यूल्स मतलब भोजन रसदानी उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो मजाक भी ऐसा जिससे प्रश्न बन गया। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। तो याद रखिएगा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांत का सड़न शुरू हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा परिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है? तो यानी परिस्थितिकी का एक जैव घटक कहने का मतलब जो बायो इकोसिस्टम माने लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो। तो आपको ये दिख रहा होगा, क्या सूर्य का प्रकाश लिविंग है? कार्बनिक पदार्थ लिविंग, आर्द्रता नहीं। तो आपका फंगस जो होगा, कवक, ये आपका जैव घटक हो जाएगा। ठीक है, जैव घटक क्या हो जाएगा? जैव परिस्थिति आपका जो है कवक, ये आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपको कहा जाता, क्या कहा जाता? बायोटिक इकोसिस्टम और एबायोटिक। एबायोटिक अगर जैव घटक पूछता आपसे तो आपका आंसर हो जाता सूर्य का प्रकाश। कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और आर्द्रता भी हो जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न क्या आपका? केंचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? मैंने अभी आपको बताया कि एनिलिडा में आने वाला, जिसका शरीर में थोड़ा गांठ बना होता है, ज्वाइंटेड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एनिलिडा। और एनिलिडा में आने वाला हमारे पास जोंक और केंचुआ मतलब अर्थवर्म और लीच होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, केंचुआ किस जगत से आता है? तो एनिलिडा से आता है। किससे आता है? एनिलिडा से। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। एथलीट फूट डैश के कारण होने वाली बीमारी है। तो एथलीट फूट्स ये फंगस से होने वाली बीमारी है और ये इसमें पैर में होने वाला बीमारी है। ये क्या होता है इसमें, अगर लंबी समय तक आप मोजा जूता पहन करके या पैर आपका गीला है, भींगा हुआ है और जूता टाइट करके पहने हुए हैं, तो आपका एथलीट फुट होने की संभावना है। उसमें थोड़ा सा फंगस टाइप का, यानी जिस तरह से आपने काई देखा है, मॉस देखा है, ठीक उसी तरह से लेयर हो जाता है, फोड़ा टाइप का हो जाता है पैर में, उसी को हम लोग एथलीट फुट कहते हैं। और ये जो बीमारी होने वाला है वो फंगस से होने वाला है, कवक से होने वाला है। कब होगा ये बीमारी? जब आप गीला मोजा पहन लेंगे या जूता टाइट पहन लेंगे, लंबे समय तक आपका पैर हो सकता है गीला है, तो ये संभावना है कि एथलीट फुट हो जाए। ठीक है, इसलिए इससे अवॉइड करिएगा, बचने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। जिंक डैश का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं जशोधन, मतलब गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में, इंग्लिश में कहें तो गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे अगर तो जशोधन कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में अगर कहेंगे तो इसी को क्या कहा जाता है? जशोधन। ठीक है, जशोधन। और जस्ता चढ़ाना ऑप्शन में आपका नहीं है, तो जस्ता चढ़ाना है तो जस्ता चढ़ाना इधर करेक्ट आंसर। इंग्लिश में बात करेंगे तो गैल्वेनाइजेशन, मतलब गैल्वेनाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी धातु पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसी को हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में जशोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? जशोधन। जशोधन। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? तो लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप जो है पिटवा लोहा है। क्या है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा इज द करेक्ट आंसर आपका। पिटवा लोहा इज द करेक्ट आंसर। पिटवा लोहा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न में। ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत 3 से लेकर के 5% यानी 2.7 से 4 पॉइंट समथिंग होता है। यानी एग्जैक्ट इसकी पूछा जाए तो 2.75 से लेकर के 4.85 कुछ इस तरह। इसी को हम लोग एक अप्रोक्स ऑर्डर में 3 से लेकर के 5% ले लिया हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 से 5 इधर करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, चलिए ढलवा लोहा जिसको
पीट करके कई शेप दिया जाता है, मतलब कच्चा लोहा होता है, उसी को हम लोग ढलवा लोहा कहते हैं, जिसमें कार्बन 3 से 5% तक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट है एक क्या, एक खनिज है। मैग्नेटाइट क्या है, एक खनिज है। किसका खनिज है, लौ अयस्क। लौ अयस्क का मतलब और भी है, ये खनिज, इसको यानी इम्प्यूरिटीज मिले होते हैं, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। और जो मैग्नेटाइट है ये अयस्क है, और है किसका, लोहा का और है, जिसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला Fe3O4। Fe3O4 ये हेमेटाइट का आपका, सॉरी मैग्नेटाइट का है। और मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, लोहा का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट है क्या, मैग्नेटाइट एक खनिज है, ये याद रखने की बात है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, उलझाने को फंसाया जा सकता है, इसलिए परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए अगला प्रश्न। वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। वातित मतलब एयरेटेड वाटर, आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर ले, उसी को हम लोग एयरेटेड वाटर कहते हैं या वातित जल कहते हैं। और इसके में जो यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसमें जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर के क्या बना लेता है, वाटर से मिलकर के बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और पूछेगा आपसे कि कैसा एसिड है, तो ये आपका जो है ऑर्गेनिक, जो है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ही एसिड है। क्या है एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है या लेस इनऑर्गेनिक एसिड है, जो ऑप्शन में रहेगा आप मार लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। सूखी बर्फ डैश, यानी सूखी बर्फ क्या है, तो सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरी नाम अगर आपसे पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरे नाम बताइएगा। ड्राई आइस के भी नाम से जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मास पूछे आपसे कि द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 8, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। और 32 8 मिल करके आपका कितना होगा बताइए, 44 ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मास। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है जिसका जो है उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है, अग्निशमन के रूप में भी किया जाता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्ल वर्षा जिसमें मतलब नाइट्रिक यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपस्थित हो, तो वह गैस जो है वाटर के साथ मिलकर के, अगर ये गैस जो है वातावरण में हो, ये गैस वातावरण में हो, तो बारिश एक घड़ा पानी हो या एक कतरा पानी, पानी का फॉर्मूला H2O ही होता है। और ये H2SO2 से H2O मिलकर के क्या बनाता है बताइए, H2SO4 बना लेता है। और N2NO2 ये जल से मिलकर के क्या बना लेता है, HNO3। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेन वाटर, मतलब अम्ल वर्षा, एसिड रेन कह लीजिए। तो एसिड रेन मतलब पानी के साथ या तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाए या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हाइड्रोजन की खोज जो है कैवेंडिश के द्वारा खोज की गई थी। याद रखिएगा यहीं पे हाइड्रोजन ही पूरे यानी 122 तत्व है हमारे पास जानकारी में, उसमें से हाइड्रोजन एक एकलौता तत्व है जिसमें यानी जिसका 3 आइसोटोप है। यानी आइसोटोप्स की बात करें तो बहुत सारा क्या है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाह रहे हैं उसकी बात करेंगे। यानी 3 आइसोटोप्स है इसका हाइड्रोजन का, जिसमें कौन कौन है, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है। ठीक है, ट्रिटियम। प्रोटियम जो होता है, प्रोटियम में हाइड्रोजन का में जो होता है प्रोटॉन की संख्या 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, ये याद रखिएगा। मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि प्रोटियम ही एक ऐसा तत्व है जो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, बाकी किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन 0 नहीं होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जो है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन गया, किससे, यानी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो 0 है वो आपका प्रोटियम है। क्या है, प्रोटियम है। ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का। ठीक, खोज किसने किया हाइड्रोजन की, तो कैवेंडिश ने खोजा है।
यहीं पे बात कर ले हम लोग प्रिस्टले की। तो प्रिस्टले की खोज किसने, यानी प्रिस्टले जो साइंटिस्ट है ये किस चीज का खोज किया है, तो ये ऑक्सीजन की खोज किया है। किसका खोज किया, प्रिस्टले जो है ये ऑक्सीजन की खोज किया है। ठीक है, चलिए अगर वही बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की बात कर ले तो बॉयल्स लॉ ने दाब और आयतन के बीच संबंध बताया। दाब और आयतन के बीच संबंध बताया। कैसा संबंध है, तो दाब यानी बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग दाब जो है व्युत्क्रमानुपाती है। किसका, दाब व्युत्क्रमानुपाती है आयतन का, या आयतन व्युत्क्रमानुपाती है किसका, दाब का। जो आपको सुटेबल लगे वो याद रखिए। ये जो है बॉयल्स लॉ ही ने कहा था। ठीक है, अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा। यानी इस तरह का संबंध को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको आप कहते हो आप। चलिए चार्ल्स लॉ ने आयतन और ताप के बीच संबंध बताया था। आयतन और ताप के बीच कैसा संबंध, समानुपाती का। अगर आयतन बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। ये बात चार्ल्स साहब ने हमें समझाया। ठीक है, और चार्ल्स के अकॉर्डिंग जो आपका संबंध आया, आयतन और ताप के बीच संबंध आया, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच संबंध आया। यानी वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, किसके अकॉर्डिंग, चार्ल्स के अकॉर्डिंग। और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, दाब के। ये किसके अकॉर्डिंग, ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये बात मुख्य बातें याद रखिएगा। यानी सेट ऐसा प्रैक्टिस करें कि हमारा संबंध, अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता हो तो हम गलती ना करें, फंसे नहीं उसमें, आसानी से हम कर ले आंसर को। ठीक है, चलिए प्रयास, यानी प्रिस्टले जो है साइंटिस्ट किस चीज को खोजा था, तो प्रिस्टले जो है ऑक्सीजन की खोजा था और केवेंडिश किसके, हाइड्रोजन की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है आपका निम्नलिखित में अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है। तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन के पास जो होगा सबसे ज्यादा मास होगा, न्यूट्रॉन के पास सबसे ज्यादा मास होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन साहब ने किया। प्रोटॉन की बात कर ले तो प्रोटॉन का जो नामकरण है और रदरफोर्ड ने दिया था, और जो है खोज किसने किया, तो खोज गोल्डस्टीन ने किया है। लेकिन प्रोटॉन जो है नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, ये याद रखिएगा। और हाइड्रोजन की खोज अभी आपने पढ़ा, केवेंडिश ने खोजा है। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। चलिए कांच जो है होता है अधिशीततित होता, अधिशीततित, शीततित होता, अधिशीततित, अधिशीततित होता है मतलब कूल्ड होता है। क्या होता है, अधिशीततित द्रव होता है जिसको हम लोग कांच कहते हैं। ठीक, चलिए अधिशीततित द्रव को ही कांच कहते हैं। बारूद एक मिश्रण होता है, तो ये याद रखिएगा, बारूद जो है नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बारूद नाइटर, सल्फर और चारकोल का क्या होता है, मिश्रण होता है। नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण को ही हम लोग बारूद कहते हैं। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। चलिए आवाज की माप का मात्रक क्या होता है, तो आवाज की माप का मात्रक जो होता है डेसिबल होता है, ये याद रखिएगा, डेसिबल। ठीक है, चलिए अब यहीं पे बात कर ले हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या, आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। एम्पलीफायर क्या होता है, तो एम्पलीफायर जो होता है ये आवाज, जो वॉइस होता है आवाज को बढ़ाने वाला या एक सिंगल वे में इंडिकेट करने वाला, इसी को हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं। जो माइक वगैरह लगी होती है उसमें एम्पलीफायर ही होता है, जिसके कारण आप धीरे बोलते हैं और आपकी आवाज़ को एक्सप्लोड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, ठीक, एक्सपेंड कर दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक, एकॉस्टिक्स क्या होता है, तो एकॉस्टिक जो होता है, जैसे मान ले हमने बताया आपको कि वेव जो होता है दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव उसको कहते हैं जिसको वेग, यानी जिसको गति करने के लिए, वेग क्या, एक तरंग है, एक ऊर्जा का क्या फ्लो होता है जो ट्रांसफर होता है। उसी यानी जो हमारे पास हमने बताया कि मैकेनिकल वेव उसको कहते हैं, यानी जिस वेव को चलने के लिए, जिस तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत हो, उसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। और आपके पास माध्यम जो है तीन तरह का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो अब यहाँ पे एकॉस्टिक्स अगर आपसे पूछे कि एकॉस्टिक्स जो है मैकेनिकल वेव का एक माध्यम है जिसमें ध्वनि का गति, ध्वनि की आवाज को अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकॉस्टिक्स कहते हैं। आइए बात समझ में, यानी किसी भी माध्यम में, वो ठोस में हो,
कि लिक्विड में हो कि गैस में हो, ध्वनि की जो आवाज होती है, जो तरंग होती है, उसका मेजरमेंट, उसके बारे में अध्ययन, वही कहलाता हमारा एकॉस्टिक्स कहलाता। क्या कहलाता? एकॉस्टिक्स कहलाता, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक डैश होता है। तो इसको यानी रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक एक जो है मूलतः होता है, इसको हम लोग कहते हैं संगणक। संगणक जिसको आप कंडेंसर कहते हो। क्या कहते हो? कंडेंसर। इंग्लिश में बात करें तो कंडेंसर। कंडेंसर क्या है? तो कंडेंसर जो है एक विद्युत अव्यय है, यानी एक विद्युत अव्यय है जो करता क्या है? ये करता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। जो वेपर है यानी वेपर लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है, किस में? लिक्विड में करता है। उसी को हम लोग संगणक कहते हैं और उसी को हम लोग कंडेंसर कहते हैं। वही बात अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रेरक क्या होता है, तो प्रेरक को हम लोग इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर इंग्लिश में। ये इंडक्टर है क्या? तो ये देखिए, ये इंडक्टर भी एक माध्यम है। जब कोई विद्युत पास कराई जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के डेवलप होने से ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का भंडारण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का भंडारण करता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि इंडक्टर क्या है, प्रेरक क्या है, तो याद रखिएगा कि यह एक विद्युत अव्यय है जिसके में विद्युत धारा जब प्रभावित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊर्जा का, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा का भंडारण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का भंडारण करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग प्रेरक कहते हैं। और यहीं पे अगर आ जाएगा आपका प्रेरकत्व, क्या आ जाएगा? प्रेरकत्व आ जाएगा, यानी इंडक्टेंस, तो उसको क्या कहिएगा? यानी बस कुछ नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा की भंडारण की जो क्षमता है, चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा की भंडारण की क्षमता जो है, उसी को हम लोग प्रेरक कहते हैं। इसका मतलब ये भंडारण क्षमता है, ऊर्जा भंडारण क्षमता। ऊर्जा भंडारण क्षमता ही को हम लोग प्रेरकत्व कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। प्रेरक क्षमता को प्रेरकत्व कहते हैं, प्रेरकत्व। ठीक है, चलिए आए बात समझ में। ठीक उसी तरह से समझ लीजिए ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है जिसमें वोल्टेज को अप या डाउन किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। ये याद रखिएगा ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वाइल ज़्यादा होता है, तो जिसमें जितना ज़्यादा क्वाइल होगा वो उतना ही अच्छा ट्रांसफार्मर होगा। ठीक, प्रतिरोधक की बात कर ले तो प्रतिरोधक का मतलब ही होता है रोकथाम करने वाला, रोकने वाला। राइट, चलिए अगला प्रश्न आपका, डिश धारा को आवृत्ति डैश है। तो डिश धारा में जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। वहीं पे अगर आपका एसी की बात कर दिया था, प्रत्यावर्ती धारा में जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितने होते हैं? 50 हर्ट्ज होते हैं। किस में? एसी प्रत्यावर्ती में। और डिश धारा डीसी में कितना? डीसी में 0 और एसी में कितना? तो एसी में 50 हर्ट्ज। यानी एक सेकेंड में कितनी बार, मतलब हर्ट्ज जो बता रहा है कि एक सेकेंड में जो है कितनी बार करंट जो है प्रत्यावर्ती धारा दिशा चेंज करती है। तो बताइए एक सेकेंड में 50 बार जब दिशा चेंज करेगा उस समय का सिचुएशन क्या होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो चुंबकीय तरंग जो है आपके पास जो नहीं है वो कैथोड रे नहीं है, कैनॉल रे नहीं है, ये आपका है, ये है, ये है। कैथोड रे की बात कर ले, कैनाल रे की बात कर ले, अल्ट्रासोनिक वेव की बात कर ले। ठीक है, ये सब आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। अगला पर एनीमोमीटर किसका माप करता है? तो एनीमोमीटर जो है वायु की गति का माप करता है। क्या करता है? वायु की गति के माप करने वाला किस को हम लोग क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। वायु की गति के मापने वाला को क्या कहते हैं हम लोग? एनीमोमीटर कहते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न है आपका, जो आज के सेट का लास्ट प्रश्न है। प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश का उत्सर्जन होता है। जब प्रत्येक जो है गर्म वस्तु से उससे जो उत्पन्न होती है उसी को हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड मतलब औरक्त किरणें, औरक्त किरणें, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर आपसे पूछा जा सके कि एक्स रे और विजन रे और अल्ट्रावायलेट रे और औरक्त में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, तो इसके अकॉर्डिंग इस जो अभी आपके पास है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है, जो आपका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य है
और इंफ्रारेड का ही है। और जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। मतलब एक पॉइंट याद रखिएगा कि तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ और ऊर्जा के बीच जो संबंध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, व्यस्कर्मानुपाती का है। तो इसी के साथ आज का ये सेट होता है कंप्लीट। फिर मैं इससे बात मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा, न तकलीफ न दर्द, मतलब न दर्द न तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, आंधी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लक्ष्य के प्रति एक जुनून पैदा करिए। जिसको पाना है, जिस चीज़ को पाना है उसके लिए आप रात दिन एक कर दीजिए, तभी जा करके मंजिल को पाइएगा। ठीक है, न दर्द न तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, अच्छे अच्छे आंधी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू सो मच। ज्ञानकर यूट्यूब चैनल को देखते रहें। ठीक है, इसी तरह से ज्ञानकर यूट्यूब चैनल को